क्या हिंसा कभी कुछ अच्छा कर सकती है, कुछ बना सकती है? ये सवाल ही अपने आप में थोड़ा अजीब लगता है ना? पर आज हम नुगुई वा थ्योंगो के मशहूर नॉवल पेटल्स ऑफ ब्लड के जरिए इसी मुश्किल सवाल को समझने की कोशिश करेंगे। इस पूरे आइडिया को अच्छी तरह समझने के लिए हम इसे 6 हिस्सों में देखेंगे। शुरुआत एक सीधे और प्रोवोकेटिव सवाल से करेंगे और फिर नॉवल के जबरदस्त क्लाइमैक्स तक पहुंचेंगे। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। वो कौन सा एक सेंट्रल आइडिया है, कौन सा वो मुश्किल सवाल है जो इस पूरे एनालिसिस की जड़ है? सवाल ये उठता है कि जब लोग किसी जालिम सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाते हैं तो क्या हिंसा, जिसे हम हमेशा बर्बादी से जोड़कर देखते हैं, क्या वो वाकई में कोई पॉजिटिव, कोई कंस्ट्रक्टिव फोर्स बन सकती है? अब देखिए, यहाँ रचनात्मक हिंसा का मतलब यूं ही किसी पर भी हमला करना नहीं है। नहीं, इसका मतलब है वो हिंसा जिसका एक मकसद हो, एक ऐसे समाज को जड़ से उखाड़ फेंकना जो अन्याय पर टिका हो और उसकी जगह कुछ बेहतर बनाना। तो ये आइडिया आता कहाँ से है? ये आता है केन्या की आज़ादी के बाद की हताशा से। उहुरू यानी आज़ादी का वादा तो किया गया था, लेकिन हुआ ये कि पुराने अंग्रेज शासकों की जगह एक नए लोकल एलीट क्लास ने ले ली और आम लोगों का शोषण वो वैसे ही चलता रहा। इस आइडिया को एक थ्योरी का फ्रेमवर्क देने के लिए हमें एक बहुत बड़े विचारक फ्रांस फैनॉन की तरफ देखना होगा। उनके काम ने ही इस पूरी सोच को एक इंटेलेक्चुअल बेस दिया है। फैनॉन अपनी जबरदस्त किताब द रैचेट ऑफ द अर्थ में कहते हैं कि कॉलोनियलिज्म अपने आप में एक हिंसक काम है, तो उसे खत्म करने की जो प्रक्रिया होगी, जो डीकॉलोनाइजेशन होगा, वो भी हिंसक ही होगा। ये आज़ादी का एक ज़रूरी हिस्सा है। फैनॉन का ये कोट उनके विचार को बिल्कुल साफ कर देता है। राष्ट्रीय मुक्ति, राष्ट्रीय पुनर्जागरण, उपनिवेशीकरण हमेशा एक हिंसक घटना है। मतलब इसमें कोई अगर मगर की गुंजाइश नहीं है। फैनॉन के लिए हिंसा सिर्फ शारीरिक आज़ादी नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल क्लेंजिंग फोर्स की तरह काम करती है। ये उन लोगों को आज़ाद करती है जिनके मन में ये बिठा दिया गया था कि वो किसी से कम है, और उनके आत्मसम्मान को वापस लाती है। पेटल्स ऑफ ब्लड कोई हवा में लिखी गई कहानी नहीं है। ये नॉवल केन्या के लंबे और अक्सर हिंसक रहे इतिहास से गहराई से जुड़ा हुआ है। सदियों से वहाँ बाहरी ताकतों के खिलाफ संघर्ष चलता रहा है। इस टाइमलाइन पर एक नज़र डालें तो पता चलता है कि 1950 का माओ विद्रोह कोई अचानक हुई घटना नहीं थी। ये तो सदियों से चले आ रहे संघर्ष का नतीजा था, अरब व्यापारियों के आने से लेकर ब्रिटिश राज तक और आखिरकार 1983 में मिली आज़ादी तक। तो ठीक है, हमारे पास थियरी है, हमारे पास इतिहास है, पर यह सब गुगी वा थियोंगो के इस जबरदस्त नॉवल पेटल्स ऑफ ब्लड में एक साथ कैसे आते हैं? चलिए देखते हैं। कहानी हमें एक काल्पनिक सूखे से गांव इल्मो रोग ले जाती है। सोचिए, एक ऐसी जगह जिसे नए केन्या के नेताओं ने पूरी तरह से भुला दिया है। एक ऐसी जगह जहां आज़ादी का वादा एक कड़वे मजाक जैसा लगता है। असल में ये नॉवल नए केन्याई रूलिंग क्लास पर एक जोरदार तमाचा है। ये बताता है कि कैसे इन नए नेताओं ने अपने पुराने कॉलोनियल मास्टर्स के ही तौर तरीके अपना लिए और आम लोगों के सपनों को कुचल दिया। और ये जो बड़े बड़े विचार हैं, जुल्म, प्रतिरोध, धोखा, ये सब सिर्फ किताबी बातें नहीं रह जाती। ये 4 ऐसे किरदारों की जिंदगी के जरिए हमारे सामने आती हैं जिन्हें समाज ने बिल्कुल हाशिए पर धकेल दिया है। नॉवल की एक किरदार है वांझा। वो अपनी दुनिया की सच्चाई को इन शब्दों में बयां करती है। या तो तुम किसी को खाते हो या तुम्हें खाया जाता है, या तो तुम किसी पर बैठते हो या कोई तुम पर बैठता है। कितना क्रूर है ना? जैसा कि यहाँ साफ दिखता है, वांजा, अब्दुल्ला और मुनीरा तीनों को जिंदगी में इतना बड़ा धोखा मिलता है कि वो हिंसा के रास्ते पर चलने को मजबूर हो जाते हैं। और ये जो हिंसा है, एनालिसिस उसे एक तरह की मुक्ति के तौर पर देखता है। लेकिन एक चौथा किरदार भी है, करेगा, और वो एक अलग रास्ता चुनता है। वो एक ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजर है और उसका मानना है कि असली ताकत एक एक करके बदला लेने में नहीं, बल्कि संगठित होकर एक साथ आवाज उठाने में है। तो ये सब हमें कहाँ ले जाता है? नॉवल के विस्फोटक क्लाइमैक्स की तरफ। चलिए देखते हैं कि इस विनाश को निराशा के तौर पर नहीं, बल्कि एक नई उम्मीद के तौर पर कैसे दिखाया गया है। कहानी का क्लाइमैक्स तब आता है जब मुनीरा एक वेश्यालय में आग लगा देता है। ये आग उस गांव में फैले हुए मॉरल करप्शन की एक सिंबॉलिक सफाई है। यही है वो रचनात्मक हिंसा का आखिरी एक्ट। और इस तबाही के बीच से उम्मीद की नई कॉम्प्ले फूटती हैं। वांजा प्रेग्नेंट है, एक नई पीढ़ी विद्रोह कर रही है और करेगा अपना काम जारी रखे हुए है।
मतलब नॉवेल हताशा पर खत्म नहीं होता, बल्कि इस उम्मीद पर खत्म होता है कि संघर्ष अभी जारी है। और आखिर में पेटल्स ऑफ ब्लड हमारे सामने एक बहुत मुश्किल सवाल छोड़कर जाता है। जब सत्ता का पूरा सिस्टम ही हिंसा पर टिका हो, तो फिर सच्ची आज़ादी पाने के लिए क्या करना ज़रूरी है? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी उतना ही रेलेवेंट है जितना तब था।